हेलो एवरीवन, वेलकम टू उज्ज्वल एकेडमी फॉर सिविल्स। अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने जो जूही चावला 5G को लेकर के एक प्ली सबमिट किया था हाई कोर्ट में, उसे रिजेक्ट कर दिया है। और दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि ये जो एक जूही चावला का जो लॉ शूट था, इट वाज मियर ए पब्लिसिटी स्टंट। पब्लिसिटी स्टंट का मतलब क्या होता है कि आपके पास अभी ज़्यादा वर्क नहीं है, तो आप मीडिया में लाइमलाइट में आने के लिए आपने कुछ ऐसा 5G एक इस इशू को चुना और दिल्ली हाई कोर्ट में उसके अगेंस्ट आपने एक लॉ सूट फाइल किया। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने काफ़ी हार्ड स्टैंड लेते हुए इस लॉ सूट को डिसमिस कर दिया है और इसके साथ साथ 20 लाख रुपए का फाइन भी इनके ऊपर लगा दिया है। फाइन लगाने का लॉजिक ये बनता है कि कोर्ट का मानना है कि आपने तो सबसे पहले हमारे इस कोर्ट का टाइम वेस्ट किया और दूसरा आपने जो हमारा वर्चुअल हियरिंग जो चल रहा है कोविड-19 की वजह से, जिसमें कोर्ट के जो भी पेटिशनर्स हैं, जज हैं, वो लोग ऑनलाइन एक वर्चुअल कोर्ट रूम बना करके उस पर चीज़ों को सुनवाई करते हैं, तो उसमें आपने उसका लिंक शेयर कर दिया अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे, जैसे कि ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे आपने शेयर कर दिया अपने इस वर्चुअल हियरिंग्स के लिंक को, जिसके वजह से आपके जो फैंस हैं वो उसमें आ गए और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया। उन्होंने बॉलीवुड के सॉन्ग्स को प्ले कर दिया। तो इन सब सारी वजह को एक साथ इन्होंने क्यूमुलेटिवली लेते हुए इस प्ली को डिसमिस कर दिया और फिर इनके ऊपर एक 20 लाख रुपए का फाइन भी लगा दिया। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि 5G नेटवर्क क्या होता है और ये इसके पीछे जो प्रिंसिपल्स होती हैं वो क्या होती है, किस टेक्नोलॉजी पे ये वर्क करती है। तो 5G इज़ बेसिकली फिफ्थ जनरेशन मोबाइल नेटवर्क। फिफ्थ जनरेशन मोबाइल नेटवर्क जो है, दैट मीन्स कि इसके पहले की जो जनरेशन्स हैं उसे 1G, 2G, 3G एंड 4G नेटवर्क के नाम से जानते हैं। और ये जो 1G, 2G, 3G है, ये एक पहले से अपने जो बाद में जो नेटवर्क्स आई वो पहले के मुताबिक थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस थी, इन द सेंस कि उसमें आप जो वॉइस का जो स्पीड है या फिर डेटा ट्रांसमिशन का जो स्पीड है वो काफ़ी इन्हेंस होता चला गया। जैसे कि अभी 4G नेटवर्क्स है, इसमें हम लोग Mbps स्पीड्स की बात करते हैं, जैसे कि 25 Mbps, 50 Mbps ऐसे स्पीड्स की बात करते हैं 4G नेटवर्क्स में। लेकिन जो 5G नेटवर्क सिस्टम जो होगा ये इससे कई गुना ज़्यादा फास्ट होगा और इसमें जो स्पीड्स की जो बात की जाएंगी वो हमेशा गीगाबाइट्स में बात की जाएगी। दैट मीन्स कि गीगाबाइट आप एक सेकंड में कितना सेंड कर सकते हो और ऐसा एस्टिमेट है कि 2 से 20 गीगाबाइट पर सेकंड की स्पीड इसकी होगी। 5G नेटवर्क जो है ये कई सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में और भी कई सारे कंट्रीज़ में अडॉप्ट कर लिया गया है और उसे कॉमर्शियली लॉन्च भी कर दिया गया है। जैसे कि कंट्रीज़ लाइक साउथ कोरिया, USA, ये लोग फर्स्ट कंट्री दोनों थे जो साथ में जिन्होंने लॉन्च किया ये नेटवर्क्स को कॉमर्शियल, और इसके बाद और भी कई सारे कंट्रीज़ ने इसको ज्वाइन किया। तो आइए फिर जानते हैं कि 5G नेटवर्क जो है, 5G जो टेक्नोलॉजी है, ये इसमें इसका जो स्पीड्स की जो बात होती है वो कितना ज़्यादा एक एस्टिमेटेड होगा। तो इट विल बी मोर देन 10 टाइम्स स्पीड ऑफ द प्रेजेंट नेटवर्क्स। यानी कि अभी जो 4th जनरेशन नेटवर्क्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो हमारा मोबाइल जो मल्टीमीडिया सेट्स होता है, जो कि या फिर जो हमारे आसपास जो भी नेटवर्क्स जो हमारे पास पहुंचते हैं वाईफाई के थ्रू, तो वो अधिकतर 4th जनरेशन नेटवर्क सिस्टम पे काम करते हैं। लेकिन अभी जो 5G आने वाला है ये एटलीस्ट 10 टाइम्स फास्टर होगा 4G नेटवर्क से। और दूसरा कि 5G नेटवर्क्स में एक अल्ट्रा लो लेटेंसी होगा। तो लेटेंसी का मतलब क्या होता है? पॉइंट, सपोज दिस इज ए सोर्स पॉइंट एंड दिस इज ए डेस्टिनेशन पॉइंट। तो सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाने के लिए कितना समय लगता है किसी डेटा को ट्रेवल करने में, उसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंसी। तो जब अल्ट्रा लो लेटेंसी होगा, दैट मीन्स कि टाइम काफ़ी कम होगा सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा को पहुंचने में। तो ये जो अल्ट्रा लो लेटेंसी है 5G नेटवर्क्स का, ये ऐसा माना जाता है कि इसका 1 मिलीसेकंड के आसपास होगा इसका लेटेंसी, जो कि काफ़ी कम है और इसी वजह से हमारा डेटा जो ट्रांसमिशन होगा वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। तो इतने हाई स्पीड डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं जो कि 5G जिसके ऊपर बना होगा? तो आइए उसके बारे में जानते हैं। तो विच टेक्नोलॉजी अंडरलाई 5G? तो ये जो टेक्नोलॉजी है 5G, ये एक्चुअल में एक दूसरा टेक्नोलॉजी है जिसे OFDM बोलते हैं, उसके ऊपर बेस्ड होता है। OFDM का मतलब होता है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें क्या करते हैं कि डिजिटल सिग्नल जो है उसको हम लोग कई सारे अलग अलग चैनल्स में उसे तोड़ देते हैं और जिसके वजह से इंटरफ्रेंस कम होने लगता है। हमारे जो डेटा ट्रांसमिशन है, जो सिग्नल ट्रांसमिशन है, उसमें इंटरफ्रेंस कम हो जाता है। तो फिर जानते हैं कि ऐसा क्या होता है कि जिसमें इंटरफ्रेंस जो है वो कम होने लगता है। तो एक्चुअली में जो OFDM जो टेक्नोलॉजी है, इसमें एक अलग ही अप्रोच हम लोग इसमें अपनाते हैं। और जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट जो है सेंडिंग डेटा का, उसमें क्या करते हैं कि हम लोग डेटा को सीरियली एक बिट के बाद दूसरे बिट को भेजते हैं। दैट मीन्स कि डेटा इज गोइंग इन ए डिस्क्रीट मैनर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सपोज देयर इज ए सिंगल वेव और इसके बाद एक दूसरा वेव है हमारा जो मैग्नेटिक जो वेव्स होते हैं, अगर इन्होंने आपस में इंटरफेयर कर लिया तो इनका एम्पलीट्यूड जो है वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर जाता है, जिसके वजह से जो हमारा डेटा जो ट्रांसमिशन होता है उसमें कई सारे लैग्स हो जाते हैं। कई बार उसमें सही से आवाज़ नहीं आती है, कई बार उसमें ओवरलैप हो जाता है चीज़ों का। तो कहीं ना कहीं डेटा में जो ट्रांसमिशन है उसमें प्रॉब्लम्स हो जाती है।
तो इसका रीज़न क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल जो फॉर्मेट जो हम लोग अभी तक डेटा सेंड करते हैं, ये एक सिंगल चैनल पे वर्क करता है। सिंगल चैनल का मतलब क्या होता है कि एक ही चैनल पे आपकी सारी डेटा जो है वो लाइन बाय लाइन ट्रांसफर हो रही है, जिसकी वजह से इंटरफ्रेंस होता है और ये हमारा जो होल ट्रांसमिशन है उसको डिसरप्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप ये चीज़ डेटा ट्रांसमिशन को अगर सिंगल चैनल के बजाय कई सारे मल्टीपल चैनल्स पे भेजो, तो उसके वजह से क्या होगा कि डेटा का जो है जो अपना वेव्स जो है उसका इंटरफ्रेंस नहीं होगा और उसके वजह से हमारा जो डेटा में कोई किसी भी तरीके का डेविएशन नहीं होगा। तो OFDM adopts a different approach. The data is transmitted in parallels. This is the word parallel across the various carriers within the overall OFDM signal. Being split into a number of parallel substreams, it reduces interference among symbols and makes it easier to receive each symbol accurately while maintaining the same थ्रूपुट। दैट मीन्स कि आपने उस सिग्नल जो भी आप डेटा को भेजना चाह रहे हो उसे आपने मल्टीपल चैनल्स में डिवाइड कर दिया। मल्टीपल चैनल्स में जब आपने डिवाइड कर दिया तो उसकी वजह से क्या होगा कि किसी भी दो वेव्स का आपस में इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो जब इंटरफेरेंस नहीं होगा तो आपका जो सिग्नल जो है रिसीविंग एंड पे जो सिग्नल किया जा रहा है, रिसीव किया जा रहा है, वहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का नॉइस प्रॉब्लम या फिर इंटरफेरेंस प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। तो ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है OFDM का और इसी के ऊपर हमारा जो 5G नेटवर्क है वो वर्क करेगा। और फिर जानते हैं कि ठीक है 5G आपने लॉन्च किया तो 5G हमारे जो आसपास की जो चीज़ें हैं उसे कैसे अफेक्ट करने वाला है। तो 5G के बारे में ऐसा बोला जाता है कि हमारा जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है उसे 5G ही सपोर्ट करने वाला है। जैसे कि हमारे जो हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस के जो हैं वो अलग अलग फेज में अलग अलग अवतार में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है। जैसे कि अगर फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात की जाए तो उसमें हम लोगों ने वाटर और स्टीम पावर को यूज़ किया। जैसे कि पहले के ज़माने में जब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का चैलेंज हुआ करता था तो हम लोग स्टीम पावर, जब स्टीम साइकिल का जब इन्वेंशन हुआ और स्टीम इंजन का जब वास्प इंजन जो जेम्स वॉट ने बनाया था, तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने स्टीम का एक्सटेंसिवली यूज़ किया और स्टीम पावर को लेकर के उससे कई सारे इंडस्ट्रीज़ हम लोगों ने बनाया और उस इंडस्ट्रीज़ के जो कारखानाएँ हम लोगों ने लगाया, उसके कारण हमारा बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो किसी भी चीज़ों का मैन्युफैक्चर करने का जो तरीका था वो बदलता चला गया। तो फिर फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। लेकिन इसके बाद फिर क्या हुआ, जो सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो आया जो कि बेस्ड था इलेक्ट्रिक पावर पे। इलेक्ट्रिक पावर मीन्स कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक मोटर्स का इन्वेंशन किया जो कि DC करंट पे हो, फिर अल्टरनेटिंग करंट्स का इन्वेंशन हुआ। जैसे कि टेस्ला जो है एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका खोज किया और इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों को बताया कि हम लोग अल्टरनेटिंग करंट्स के मदद से कैसे मोटर्स बना सकते हैं, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं अपने इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। तो फिर जो दूसरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था ये हमारा मेनली इलेक्ट्रिक पावर पे बेस्ड था। उसके बाद जो थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो आया वो हुआ हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, मोबाइल्स जो हमारे पास आने लगे, प्रिंटर्स हमारे पास आने लगे, तो इन्होंने पूरे डायनामिक्स को चेंज कर दिया कि हम लोग कैसे प्रोडक्शन करते हैं। अभी जो भी इंडस्ट्रीज़ में आप जाते हो तो अधिकतर ऑटोमेटेड होती है, वहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड होती हैं, चिप्स बेस्ड होती हैं। तो ये एक थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का स्वरूप था। और अभी जो प्रेजेंट में जो चल रहा है और जो फ्यूचर में और जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होने वाला है, दैट इज फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और ये हमारे डिजिटल टेक्नोलॉजीज पे वर्क करेंगे। दैट मीन्स कि डेटा जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो अगर आप डेटा का ट्रांसमिशन स्पीड अगर आप बढ़ा देते हो तो उस वजह से क्या होगा कि ये जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी फास्ट हो जाएगा और इससे हमारा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, बाकी जो हमारे लाइफ्स के और भी जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं वो काफ़ी एनहेंस हो जाएंगे। जैसे कि अभी हम लोग हमेशा प्रेजेंट में बात करते हैं कि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ज़माना है, मशीन लर्निंग का ज़माना है, बिग डेटा का ज़माना है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक सिग्नल करती है कि डेटा सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जहाँ पे डेटा जो कहीं से ट्रांसमिशन हो या फिर कहीं पे रिसीविंग हो डेटा का वो काफ़ी फास्ट होना चाहिए। तभी हमारा जो सिस्टम है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स की बात की जाती है, मशीन लर्निंग और इन सब सारी चीज़ों को हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं सही तरीके से। तो कहीं ना कहीं जो 5G जो सिस्टम है ये हमारे चीज़ों को फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जो जुड़ी चीज़ें हैं, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में 5G जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आप समझते हैं एक काफ़ी कॉमन वर्ड है जो आज के समय बहुत ज़्यादा फेमस है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो जानते हैं कि व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास जिसमें हम लोग चिप्स और सेंसर्स लगा करके उसे आपस में कनेक्ट करके रखते हैं। कहीं से डेटा ओरिजिन होता है, कहीं पे डेटा प्रोसेस होता है, कहीं पे उसको डेटा शेयर करते हैं। तो एक्चुअल में इंटरनेट ऑफ थिंग्स
जो है वो हमारे आसपास आप उसे महसूस भी नहीं कर पाओगे, और वो एक्चुअल में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पार्ट होता है। जैसे कि अगर एक सिक्योरिटी सिस्टम्स हमारे घर में या फिर ऑफिस में बनाए जाते हैं, जहाँ पे आप एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, वो उसमें एक मोशन सेंसर्स लगा होता है, वो सेंस करते रहता है कि कोई मोशन डिटेक्ट करता है। अगर उसे लगता है कि कोई व्यक्ति या फिर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन अगर वहाँ पे पहुँच गया है, तो वो एक अलार्म रेज कर देता है। अलार्म के साथ साथ उसमें और भी कई सारे फंक्शंस आप अटैच कर सकते हो। तो ये सारे पार्ट्स हैं हमारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक डिजिटल जो इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे यूज़ में आता है हमारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। आप जैसे ड्राइवरलेस कार की बात करते हो, अभी जैसे हमारे कंट्री में भी ऐसा माना जाता है कि फ्यूचर्स में जो कार हो सकती है, जिसमें टेस्ला जो है उनको इन्विटेशन मिला है, तो वो लोग एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी पे कि ड्राइवरलेस कार हम लोग कैसे बना सके। तो ड्राइवरलेस कार कैसे काम करेगा, उसमें बहुत सारे ऐसे सेंसर्स होंगे जिसमें कार जो है उसको हर एक सेकंड में डेटा मिलता रहेगा, और उस डेटा को वो प्रोसेस करेगा अपने खुद के डिजिटल इंटेलिजेंस से, अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और खुद ही रोड पे वो सेफ्टी मेंटेन करते हुए सारी चीज़ों को, सारे एस्पेक्ट्स को मेंटेन करते हुए रोड पे चलता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी बेनिफिट्स हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, और ये हमारे लाइफ बहुत हद तक चेंज कर देगा जैसे हम लोग जीते हैं, और आने वाले फ्यूचर्स को ये बहुत एक अलग तरीके से प्रेजेंट करेगा। तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा 5G नेटवर्क्स हैं, जो 5G सिस्टम्स हैं, वो काफ़ी प्रोमिनेंट रोल प्ले करेगा। तो इसीलिए ये काफ़ी एक रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है 5G, और इससे हमारा फ्यूचर जो है आज से आने वाले 10 साल जो है वो डिसाइड हो जाएगा कि हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है। लेकिन इसको लेकर के कई सारे विवाद हमेशा बनते रहते हैं कि मोबाइल रेडिएशंस जो होते हैं उनका एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ता है, और इसी वजह से एप्रीहेंशंस की वजह से जूही चावला और उनके कुछ टीम ने दिल्ली हाई कोर्ट में ये अपील रखा कि सबसे पहले इस 5G नेटवर्क्स के जो स्टडी है उसके ऊपर जो रिसर्च है उसको और भी डिटेल्ड एनालिसिस किया जाए, ताकि ये जान सके कि क्या 5G नेटवर्क से हमारे एनवायरनमेंट पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं। जैसे कि आपने एक अक्षय कुमार की मूवी भी आई थी जिसमें ये दिखाया गया था कि बर्ड्स जो है हमारे आसपास वो मोबाइल रेडिएशंस की वजह से मर जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनका एक बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ रहा है बर्ड्स के पॉपुलेशन पे। लेकिन ऐसा कोई अभी तक कोई डायरेक्ट एविडेंस सजेस्ट नहीं करता है कि मोबाइल रेडिएशन से हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में फ़र्क पड़ता है। लेकिन ऐसे कई सारे रिसर्चर्स हैं जिन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि मोबाइल रेडिएशंस की वजह से हमारे जो इंसेक्ट्स की जो डेंसिटी है वो कम हो रही हैं, और उसके वजह से चूंकि बर्ड्स जो है वो कीड़े मकोड़े ही मेनली खाते हैं, तो उसके वजह से बर्ड्स जो है उनका भी पॉपुलेशन बहुत जगह डिक्लाइन किया है। जैसे कि इंडिया में एक कॉमन आप साइट, या फिर वर्ल्ड में कई जगह भी जो हाउस होल्ड स्पैरोज जो होते थे, जो गौरैया होते थे, उनका पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गया है। जो कि पहले हम लोग आसपास हमेशा गौरैयों का झुंड देखा करते थे, वो अब हमें दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा बहुत सारे रिसर्चर्स लोगों का मानना है कि ये मोबाइल रेडिएशंस की वजह से ऐसा हुआ है, और मोबाइल रेडिएशंस का जहाँ पे मोबाइल टावर्स का जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ के एरिया में ऐसे बर्ड्स, ऐसे इंसेक्ट्स जो नेचुरली वहाँ पे पाए जाते थे, वो अब वहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों को और भी डिटेल्ड में हमें जानने की ज़रूरत है, उसके ऊपर और भी रिसर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी सेल हैम्पर द डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ अदर इंडिविजुअल्स, अदर ऑर्गेनिजम्स, और ऐसा ना हो कि उसके वजह से और भी मुसीबतें बढ़ जाएं। क्योंकि विदाउट रिसर्च अगर आप किसी चीज़ को लॉन्च करते हो और उसके बाद अगर कल को उसके नेगेटिव फॉलोआउट्स अगर हमारे सामने आने लगे, हेल्थ हैज़ार्ड्स आने लगे बच्चों में, बूढ़ों में, या फिर कई सारे स्किन प्रॉब्लम्स हो जाए, तो ये एक एप्रीहेंशंस को आपको रिसर्च के थ्रू ही दूर कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं इनका जो डिमांड था वो सही था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे एक पब्लिसिटी स्टंट बोल करके बिल्कुल हार्ड स्टैंड लिया। ये थोड़ा सा गलत है, अटपटा भी है, और इसमें चाहे तो दिल्ली हाई कोर्ट ये बोल सकता था ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट्स को या फिर और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें डायरेक्शंस दे सकता है कि आप इस चीज़ को क्लैरिफाई करो कि 5G नेटवर्क्स जो हैं वो सेफ़ हैं, या फिर इसके ऊपर एडिक्वेट रिसर्च हो चुके हैं और इस वजह से इसे रोल आउट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं बोला, और इस अपील को एकदम आउटराइट रिजेक्ट कर दिया, जो कि कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि एक सही स्टैंड है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, ठीक है। तो इस वजह से इसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च होना चाहिए, और उसके बाद ही इसके जो भी इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं उसको देखने के बाद ही 5G सिस्टम्स को इंडिया में लॉन्च करना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, और अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आई थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने व्यूज़ को कि क्या 5G नेटवर्क्स जो है वो सेफ़ है, वो इंडिया में लॉन्च होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपके मन में क्या एप्रीहेंशंस हैं इसको लेकर के। एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू उज्ज्वल एकेडमी फॉर सिविल्स। मैं इस चैनल पे ऐसे ही और भी रेगुलर कंटेंट्स डालता रहता हूँ, तो आप इस चैनल पे बने रहिए, और जो भी इंटरेस्टिंग कंटेंट्स है आप उसे ज़रूर देखिए। सो थैंक्स अगेन।